Hi everyone, welcome back to the virtual classes of control system, and today's topic of discussion is stepper motor. Okay, so in this particular lecture you will be learning about what actually the applications of stepper motors and how step angle is determined in the case of a stepper motor and how the classification and applications are basically formulated. So let's move and try to understand what actually the stepper motor is all about. तो सबसे पहला अगर पॉइंट अगर आपकी स्क्रीन पे है तो स्टेपर मोटर आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेपर मोटर हमारी क्या है। इसको हम लोग ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। और ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर के इस पॉइंट से वो कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टेपर मोटर होगी उसमें कोई भी कम्यूटेटर नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी कम्यूटेटर नहीं होगा। दूसरी बात, कम्यूटेटर नहीं है तो कोई भी ब्रशेज नहीं है और ब्रशेस नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि स्टेपर मोटर में कोई भी रोटर वाइंडिंग नहीं होगी, नो रोटर वाइंडिंग। ठीक, तो स्टेपर मोटर को हम लोग ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स जो होती हैं हमारी, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं कि अगर हम फिक्स डीसी वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करती हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे पल्स के फॉर्म में सप्लाई प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट पल्स के फॉर्म में अगर सप्लाई प्रोवाइड करें तो जो ये फुल रोटेशन है इट वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल रोटेशंस और नंबर ऑफ स्टेप्स। और वो नंबर ऑफ स्टेप्स बेसिकली हमारे होते हैं डिस्क्रीट स्टेप एंगल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, जो आमतौर पे स्टेपर मोटर्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो उनका अगर स्टेप्स पर रेवोल्यूशन देखा जाए तो 12, 24, 72, 144, 180 और 200 के फॉर्म में है। और ऐसी मोटर्स जो स्टेप एंगल्स बनाती हैं वो 30 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 2.5, 2 एंड 1.8 डिग्री का बनाती हैं। ठीक है, और आमतौर पे ये देखा जाए ये जो स्टेपर मोटर्स होती हैं ये विद और विदाउट फीडबैक दोनों केसेस में यूज हो सकती हैं। बट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए स्टेपर मोटर का तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मोटर्स होती हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रिसीशन, these are used in precision position control, these are used in precision position control। ठीक, या फिर आप कह सकते हो मोशन कंट्रोलिंग में हम लोग इनको यूज करते हैं, मोशन कंट्रोलिंग में हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद ये ओपन लूप सिस्टम में यूज हो सकती हैं, फीडबैक की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग या ट्यूनिंग का कोई जरूरत नहीं। आमतौर पर ये मोटर्स क्या होती हैं, कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, कैन बी इजिली controlled with the help of with the help of हमारा क्या क्या इसमें आ सकता है, इसमें हमारा आ जाएगा कंप्यूटर्स के थ्रू हमारा मैनेज हो सकता है। ठीक, या फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, या फिर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स हैं, अगर उनके थ्रू हम इनको चाहें तो वहां पे भी हमारा ये इजिली प्रोग्रामेबल कंट्रोलर से भी मैनेज हो सकती है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिसीजन पोजीशन कंट्रोल ओपन लूप सिस्टम है, कैन बी इजिली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। और अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में जो कॉमनली एप्लीकेशंस हैं आपको अगर देख रहे होंगे, जो इंडस्ट्री मोटर्स हैं वहां पे, और जो हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो तमाम कंट्रोल यूनिट्स हैं जहां पे इस तरीके की मोटर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आईसी फैब्रिकेशंस हैं, ठीक है, जहां पे प्रिसीजन पोजीशनिंग की जरूरत पड़ती है, रोबोटिक्स में। और जैसे आपने कुछ मशीन टूल्स देखे होंगे जैसे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, और एक्स वाई प्लॉटर्स में यूज होती है। इसी तरीके से ये मोटर अगर देखा जाए तो मिक्सिंग, कटिंग, स्ट्राइकिंग, मीटरिंग, ब्लेंडिंग और इस तरीके के तमाम फिनोमिनन में ये कॉमर्शियली और प्रोडक्शन में और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोटर हमारी यूज होती है। ठीक, आमतौर पे अगर देखा जाए सबसे छोटी अगर स्टेपर मोटर अगर हम कहीं देखे होंगे तो वो मुझे लगता है रिस्ट वॉच में देखे होंगे। और रिस्ट वॉच में अराउंड आप मान के चलिए कितना टॉर्क डेवलप होता होगा, 1 माइक्रो न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क डेवलप हो रहा होगा। और जो मशीन टूल में ज्यादा मशीन टूल्स हैं या प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं वहां पे अगर आप इस मोटर के बारे में बात करेंगे
तो आपको मैक्सिमम जो टॉर्क वहां पे इन मोटर्स के थ्रू मिल रहा होगा वो अराउंड 40 न्यूटन मीटर के आसपास मिल रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में अगर पावर रेंज के बारे में बात की जाए तो पावर रेंज इन मोटर्स की बेसिकली हमारी 1 वॉट से लेकर ये वेरी होती है अराउंड 1 वॉट टू 2.5 किलो वॉट तक की पावर रेटिंग की आपको स्टेपर मोटर्स मिल जाएंगी। ठीक, तो ये बेसिकली फंडामेंटल हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, स्टेपर मोटर्स में कोई भी कम्यूटेटर नहीं होगा, तो नो कम्यूटेटर। ठीक, और जब भी कोई भी कम्यूटेटर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ब्रशेस नहीं है, तो ब्रशेस भी हमारे पास नो ब्रशेस, तो ब्रशेस भी नहीं है, और इसी के साथ साथ नो रोटर वाइंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको कभी भी इस तरीके कोई क्वेश्चन आए और इसमें इन सारे पॉइंट्स को कवर अप किया जाए तो आप उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेप एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेप एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेप एंगल होता क्या है, और उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले के थ्रू जानेंगे कि हमारा स्टेप एंगल कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, स्टेप एंगल की डेफिनेशन ये बोलती है द एंगल द एंगल द एंगल थ्रू विच the motor shaft the angle through which the motor shaft rotates for each pulse, okay, for each pulse और अ कमांड सिग्नल। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं हमारा स्टेप एंगल। तो स्टेप एंगल अगर देखा जाए तो स्मॉलर स्टेप एंगल्स में अगर देखा जाए तो स्मॉलर स्टेप एंगल हमारा हो सकता है 0.72 डिग्री के आसपास, और जो मैक्सिमम स्टेप एंगल अगर मिल सकता है तो 90 डिग्री के आसपास हो सकता है। तो 0.72 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के स्टेप एंगल में इस तरीके की आपको मोटर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा अगर हम स्टेप एंगल को सबसे सपोज करिए हमने स्टेप एंगल को बीटा से डिनोट किया, स्टेप एंगल क्या हमारा बीटा से डिनोट करते हैं, तो जिस जहां जहां बीटा यूज करेंगे आप उसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा, वो स्टेप एंगल है। तो जितना कम हमारा अगर देखा जाए, जितना कम हमारा स्टेप एंगल होगा उतना हमारा रेजोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना हमारा रेजोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और उतनी ही ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी, और प्रिसीशन भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना कम हमारा स्टेप एंगल होगा उतना ज्यादा रेजोल्यूशन हमको मिलेगा, उतना ज्यादा हमको एक्यूरेसी मिल सकती है। अगर आम तौर पे देखा जाए जो मोस्ट कॉमन स्टेप साइज आपको मिल जाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मोस्ट कॉमन साइज की जो स्टेपर मोटर्स हैं वो आपको देखा जाए तो वो आपको 1.8 डिग्री की मिल जाएगी, 2.5 डिग्री की मिल जाएगी, 7.5 डिग्री की मिल जाएगी, और 15 डिग्री की आपको मिल जाएगी, मोस्ट कॉमन है। ठीक, अब आइए समझते हैं ये जो स्टेप एंगल है कैसे कैलकुलेट किया था और क्या फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं। तो स्टेप एंगल को कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहला फॉर्मूला हमारा, अगर सपोज करिए स्टेप एंगल कैलकुलेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बीटा, हमको कैलकुलेट करना है, और ये होता है हमारा NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में NR भी आएगा फिर से मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। अब इसमें NS हमारा क्या है, NS है नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स या फिर नंबर ऑफ स्टेटर टीथ्स, और NR हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोटर टीथ्स। ठीक, नंबर ऑफ रोटर टीथ, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास अगर स्टेटर के फेस दिए हो तब हम कैसे स्टेप एंगल निकालेंगे, तब आपको स्टेप एंगल का फॉर्मूला यूज करना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई NR। NR आपको मैंने बता दिया है, NR बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ्स,
और m हमारा इस केस में क्या है, m है हमारा नंबर ऑफ स्टेटर फेस, कितने हमारे स्टेटर फेस है। तीसरा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछ सकता है तो रेजोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा रेजोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन का अगर रेजोल्यूशन की डिफिनीशन जब देखी जाए तो रेजोल्यूशन की डिफिनीशन बोलती है नंबर ऑफ स्टेप्स पर रेवोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ स्टेप पर। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई बीटा। तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन निकाल लेंगे। कुछ फोर्थ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है तो कभी कभी ये पूछ लेता है मोटर शाफ्ट स्पीड पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है मोटर शाफ्ट स्पीड क्या है। आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये होगा बीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ, एफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, बीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ डिवाइडेड बाई 360 और यूनिट क्या होगी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब रेवोल्यूशन पल्स पर सेकेंड है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि पल्स फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन के फॉर्म में भी इसको कभी कभी यूज करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। तो पल्स फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो अगर हम सपोज करिए एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं, और न्यूमेरिकल में हम बोलते हैं कि सपोज करिए कोई एक हमने न्यूमेरिकल कंसिडर किया, और उसमें हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एक हाइब्रिड, हमारे पास सपोज करिए एक हाइब्रिड वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है। ठीक, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, और सपोज करते हैं इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि यहाँ पे 8 मेन पोल्स हैं, 8 हमारे पास क्या है, मेन पोल्स हैं, और विच हैव बीन, ठीक है, विच हैव बीन बेसिकली यूज सच दैट कि उनके पास 5 टीथ है। ठीक है, 5 टीथ हैं हर एक पर्टिकुलर पोल में। तो यहाँ पे बोला है कि कंसिस्टिंग ऑफ 5 टीथ ईच, 5 टीथ ईच बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये है कि जो रोटर का अगर देखा जाए, रोटर का कंसिडरेशन लिया जाए, तो रोटर में बोल रहा है कि 50, रोटर में हमारे पास कितने 50 टीथ है, रोटर में 50 टीथ है। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब आप स्टेपिंग एंगल बताइए, स्टेपिंग एंगल आपको बताना है। ठीक, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि सोल्यूशन अगर देखा जाए तो सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन में क्या है कि 8 मेन पोल्स हैं, और 8 मेन पोल्स में नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 5 हैं हर एक पोल में। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका मतलब एनएस की वैल्यू क्या हो गई, 40, और एनआर की वैल्यू क्या है, बेसिकली हमारी एनआर की वैल्यू हमारी है 50। तो हम लोग बीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, सिंपल सा फॉर्मूला है, फेज के बारे में बात नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी डिनोमिनेटर में 40 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक है, और ये वैल्यू आई, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 डिग्री से। ठीक, तो ये हमारा अगर यहाँ पे आंसर देखेंगे तो 1.8 डिग्री आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी निगेटिव आपको लग रहा है, वो हमेशा याद रखिएगा स्टेप एंगल में हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और कंसिडरेशन लेते समय हमारा फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन में एनएस एनआर से बड़ा है तब हम इसको क्या लिखेंगे, एनएस माइनस एनआर। ठीक, एनएस माइनस एनआर लिखेंगे न्यूमरेटर में। बट अगर सपोज करिए जैसे इस क्वेश्चन में एनआर की वैल्यू एनएस से बड़ी है, तब हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, एनआर माइनस एनएस। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था 50
-40 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती 1.8 डिग्री। और हमें कौन सा कंसिडरेशन लेना है, ये तो ये बेसिकली वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। और कंसिडरेशन क्या है, केस ए में आप इस तरीके का केस बन सकता है या फिर इस तरीके का केस बन सकता है, तो इसको कंसिडर करिएगा। ठीक, आइए जनरल ओवरव्यू इंटरनल स्ट्रक्चर का ले लेते हैं, जो कि टिपिकल स्टेपर मोटर का है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे क्या है, स्टेटर की कॉइल्स हैं, ये स्टेटर की कॉइल्स है हमारी। ठीक, और ये हमारा आप देख रहे होंगे ये रोटर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे रोटर में आप देख रहे होंगे टीथ का फॉर्मेशन है। रोटर में क्या है, टीथ का फॉर्मेशन है। उसके बाद ये रोटर पोल्स देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक हमारा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक, उसके बाद ये मैग्नेटिक शाफ्ट है हमारा, और ये क्या है, शाफ्ट की बियरिंग है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि स्टेपर मोटर्स का क्लासिफिकेशन को कंसीडर करते हैं, कितने तरीके की स्टेपर मोटर होती है हमारी। तो स्टेपर मोटर के क्लासिफिकेशन में पहली स्टेपर मोटर क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर। देखिए आमतौर पे स्टेपर मोटर तीन तरीके से क्लासिफाई होती है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर और हाइब्रिड। और जो ये वेरिएबल रिलक्टेंस होता है, यहाँ पे हमारा सिंगल स्टैक और मल्टी स्टैक हमारी ये मोटर हो सकती है। ठीक है, मल्टी स्टैक, बस क्या है मल्टी स्टैक और सिंगल स्टैक में क्या है कि जो हमारा शाफ्ट होगा, रोटर शाफ्ट होगा, वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, स्टैक के फॉर्म में रहेंगे और आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के बारे में बात करते हैं जब सिंगल स्टैक मल्टी स्टैक के बारे में बात करते हैं। बट अभी कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इतना ही हमको पढ़ना है। ठीक है, वेरी सबसे पहला केस क्या है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के बारे में। तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे वाउंड स्टेटर पोल्स होंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रोटर होगा वो परमानेंट मैग्नेट का होगा, परमानेंट मैग्नेट का रोटर बना रहेगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट रोटर। परमानेंट मैग्नेट रोटर में अगर देखा जाए तो ऐसे रोटर्स को अगर देखा जाए किस मटेरियल के बने हो सकते हैं, तो हार्ड फेराइट के बने हो सकते हैं। वर्ड याद रखिएगा, हार्ड फेराइट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनको हार्ड फेराइट, हार्ड फेराइट मटेरियल के हमारे ये बने रह सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किए जाएं ऐसे इस तरीके की मोटर्स का, तो यहाँ भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स हैं ये मैग्नेटिकली होने चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल के ही होने चाहिए। ठीक है, और स्टेटर में अगर आप देख रहे होंगे तो स्टेटर में ये प्रोजेक्टिंग पोल्स हैं। स्टेटर में क्या है, ये प्रोजेक्टिंग पोल्स हैं। और रोटर जो है इसका बेसिकली कैसा शेप है, इसका सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो रोटर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। और यहाँ पे आप कोई देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी टीथ नहीं है, नो टीथ। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में अगर देखा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्टेप एंगल है, कैलकुलेशन तो स्टेप एंगल का उसी तरीके से होगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए जो नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर्स होती हैं, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ द स्टेटर करंट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, वो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी, डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ स्टेटर करंट। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बेसिकली परमानेंट मैग्नेट रोटर के। और यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट रोटर जो स्टेपर मोटर है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से आया हुआ है। ठीक,
अब देखिए होता क्या है, कैसे इसकी वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग में देखिए क्या है कि हमारे पास सपोज करिए अलग अलग फेज है। ठीक, सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से एक फेज है, ए फेज, और उसके बाद दूसरा फेज क्या है, बी फेज। सपोज करो ये ए फेज है हमारा और ये फेज क्या है हमारा, बी है। अब ए फेज में क्या होगा, हमारे पास जो ए है ये ए टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। इसी तरीके से ये बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉइल है, सीरीज कॉइल के फॉर्म में है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास जब कॉइलिंग स्टार्ट होगी तो सपोज करिए हमारे पास एक मैग्नेट क्या है, यहाँ पे ए वाला मैग्नेट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट हमारा क्या है, ए डैश है। तो जो कॉइल होगी हमारी वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक, उसके बाद वो कॉइल हमारी वापस आएगी, फिर इस तरीके से होगी। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ए और ए डैश हैं ये आपस में सीरीज कपल्ड, ये ए और ए डैश आपस में कैसे हैं, सीरीज कपल्ड है। तो इसका मतलब ए अगर हमारा नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ए डैश हमारा क्या बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा। ए डैश हमारा क्या बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कंसिडरेशन क्या लिया जाता है, यहाँ पे सपोज करिए हमने वीडीसी सप्लाई दी, और क्या होगा अगर हम कंडीशन लेते हैं ए और बी फेज की कंडीशन लेते हैं, तो स्टेप एंगल का अगर मूवमेंट के बारे में बात करें, स्टेप एंगल के मूवमेंट के बारे में बात करें, तो होगा क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पल्स किसी एक फेज को दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है नॉर्थ पोल और ब्लू कलर से हमारा क्या है, साउथ पोल। तो फिगर नंबर 1 में अगर देखा जाए, फिगर नंबर 1 में देखा जाए तो हमने जो इलेक्ट्रिक पल्स दी है, हमने जो इलेक्ट्रिक पल्स दी है वो किसको दी है, फेज ए को दी है। हमने इलेक्ट्रिक पल्स किसको दी है, फेज ए को दी। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे पल्स देंगे, ठीक, अब उससे होगा क्या, ए हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा और ए डैश हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक, अब रोटर की टेंडेंसी क्या है, ये अट्रैक्शन फिनोमिनन से कोशिश रोटर क्या करेगा कि जहां पे रोटर का साउथ पोल बन रहा है वो कोशिश करेगा रोटर की स्टेटर के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो, स्टेटर के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो। तो फिगर नंबर 1 में ये है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसी फिगर में अगर आप देख रहे होंगे तो अभी एक समय पे खाली एक ही फेज है। तो यहाँ पे मान के चलिए फेज ए हमारा एक्टिव है, फेज ए हमारा एक्टिव है जहाँ पे हमारा वीडीसी की पल्स गई है, और फेज बी हमारा सपोज कर लेते हैं, फेज बी हमारा क्या है, ग्राउंड है। फेज बी हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो अब क्या होगा फिगर नंबर 2 में, जब ये केस अपोजिट हो जाएगा और इस केस में अब ये होगा कि फेज बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और फेज ए हमारा मान लेते हैं ग्राउंड हो जाएगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पे जैसे ही फेज बी हमारा एक्टिव होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और रोटर पहले पोजीशन पे क्या था, रोटर की पोजीशन क्या थी, 1। बट अब रोटर क्या होगा, रोटर अट्रैक्ट करेगा किसको, नॉर्थ पोल को। और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, डीएक्टिव। तो अब यहाँ पे क्या नॉर्थ पोल रहेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं रहेगा। अब नॉर्थ पोल कहाँ शिफ्ट हो गया है, नॉर्थ पोल हमारा स्टेटर का यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो रोटर का साउथ पोल होगा वो भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेप एंगल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रोटर भी हमारा अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ पे साउथ पोल था, अब साउथ पोल क्या हो गया, इस डायरेक्शन पे हो गया। तो इसी तरीके से अगले फिगर में आएंगे तो अब की बार ए डैश को हम यहाँ पे पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ पे ए डैश जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा, और फिर हमारा रोटर शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से फिर अगले फिगर में आएंगे तो हमारा सपोज करिए बी डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो अब रोटर हमारा क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो 4 स्टेप एंगल्स में रोटर हमारा मूव किया है। तो ए और बी में हम लोग बेसिकली यही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, पहले ए को एक्टिव रख रहे हैं, फिर उसके बाद बी हमारा ग्राउंड है, उसके बाद बी एक्टिव हुआ तो ए ग्राउंड है, फिर उसके बाद हमारा कंसिडरेशन लेते हैं ए डैश का, तो ए डैश और बी डैश का कंसिडरेशन लेते हैं। तो ए डैश और बी डैश में अब क्या होगा हमारा, ए डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बी डैश हमारा क्या है, ग्राउंड है। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश ग्राउंड हो जाएगा, तो बी डैश को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्टेप एंगल
मूव करेगा, स्टेप एंगल हमारा मूव करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम पूछा जाए कि हमारे पास क्या स्टेप एंगल है, तो यहाँ इसको इस पर बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे पास कितने पोल हैं, हमारे पास 4 स्टेटर पोल हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एनएस की वैल्यू हमारी कितनी है, एनएस की वैल्यू हमारी 4 है। और एनआर की वैल्यू अगर देखी जाए हमारी कितनी है, तो एनआर की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही पोल के बारे में बात कर रहे हैं। एनआर की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले को, बीटा वाले फॉर्मूले को यूज करके आप स्टेप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे कंसिडरेशन लेते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि रेजोल्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, 3 तरीके से रेजोल्यूशन बढ़ सकता है। या तो आप इंक्रीज द नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर करें, या इंक्रीज द नंबर ऑफ फेजेस बढ़ा दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ फेज बढ़ गए स्टेटर के। और तीसरा आप ये कर सकते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज बढ़ा दें। तो इन तीनों तरीके से हम परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। पोजीशन कंट्रोलिंग और मोशन कंट्रोलिंग में ये काफी हेल्पफुल तरीका है। ठीक, उसके बाद 2 फेज वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का कॉन्सेप्ट यही है। इसमें कॉन्सेप्ट में बेसिकली अब ये देखिए फंडामेंटली क्या होता है, इसमें पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहला तो इसमें क्या है कि वाउंड स्टेटर रहेगा, वाउंड स्टेटर। ठीक, दूसरा कंस्ट्रक्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो अब रोटर के पास यहाँ पे क्या है, रोटर के पास यहाँ पे क्या है, टीथ है। तो यहाँ पे जो रोटर है वो बेसिकली क्या है, वो हम बात कर सकते हैं कि वो किस चीज का बना होगा, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन का बना होगा, नॉन मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन का रोटर होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी हो सकता है, वही है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन का रोटर है। और रोटर में क्या है बेसिकली, रोटर कैसा है, रोटर हमारा सेलियंट पोल टाइप का है। रोटर हमारा क्या है, सेलियंट पोल टाइप का है। और रोटर में है क्या, रोटर बेसिकली, रोटर में हमारे पास क्या है, टीथ है। तो रोटर में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टीथ है। रोटर में जो मूवमेंट हो रहा है स्टेप एंगल के फॉर्म में, डिस्क्रीट स्टेप एंगल का फॉर्म में, वो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कोशिश यही करेगा कि जब भी स्टेटर कॉइल एनर्जाइज होगी तो रोटर मूव करेगा, कोशिश करेगा मिनिमम जो गैप होगा स्टेटर और रोटर के टीथ में, तो वो रोटर हमेशा उसी एयर गैप में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल होता है। ठीक है, रिलक्टेंस का बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो रिलक्टेंस का बेसिकली इंटरप्रिटेशन हम अगर एक एनालॉजी से समझें तो होता क्या है रिलक्टेंस के एनालॉजी में, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट के एनालॉजी को कंपेयर करें तो होता क्या है कि हमारे पास एक एक्चुएटिंग सिग्नल होगा या ड्राइविंग फोर्स होगा, जो कि बेसिकली क्या होता है, एमएमएफ, जिसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट। और इस एमएमएफ के कारण हमारा फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है। तो फ्लक्स का डेवलपमेंट है तो हम यहाँ पे फ्लक्स को सपोज करिए, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एमएमएफ। ठीक है, एमएमएफ बेसिकली क्या है, हमारा ड्राइविंग फोर्स की तरीके से काम कर रहा है। एमएमएफ हमारा कैसा है, ड्राइविंग फोर्स की तरीके से काम कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही हम लोग रिलेट करते हैं, तो एमएमएफ। उसके बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं फ्लक्स का मूवमेंट है। और उसके बाद हम दिखाते हैं कि सपोज करो इस फ्लक्स को रोकने के लिए या इस फ्लक्स के मूवमेंट को हिंडर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रिलक्टेंस है। ठीक, और ये हमारा इस तरीके से ये ओवरऑल सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एमएमएफ अब बेसिकली हम लोग रिलेट करते हैं ईएमएफ से, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई मल्टीप्लाइड बाई आर। बट यहाँ पे अगर देखा जाए मैग्नेटिक सर्किट में तो एमएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, आई को बेसिकली हमारा फ्लक्स एनालॉजी में दिखा रहा है, और रेजिस्टेंस को हमारा क्या दिखा रहा है सिस्टम में, रिलक्टेंस दिखा रहा है। एमएमएफ बेसिकली क्या है, एन मल्टीप्लाइड बाई आई फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई रिलक्टेंस। अगर सपोज करिए एमएमएफ कांस्टेंट है तो इसका मतलब फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। क्या है, फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फिनोमिनन अगर देखा जाए वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मिनिमम मिनिमम एयर गैप होना चाहिए।
मिनिमम एयर गैप होगा। और दूसरी बात, मिनिमम एयर गैप से क्या होगा कि जैसे जैसे एयर गैप हमारा मिनिमम होता जाएगा उसी हिसाब से हमारा फ्लक्स की वैल्यू अगर देखा जाए, फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, फ्लक्स का जो हमारा जो स्टेटर का फेज है जिसके कारण नॉर्थ पोल स्टेटर में डेवलप हो रहा है और जो रोटर की टीथ है उसके बीच में जो फ्लक्स है हमारा बेसिकली, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखिए तो अगर ये सपोज करिए स्टेटर है हमारा, और इस स्टेटर में अगर हम लोग दो केसेस कंसीडर करें, एक केस हमारा क्या है, सपोज करिए टीथ हमारा, सपोज करिए रोटर का बिल्कुल स्टेटर के सामने आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एयर गैप क्या है हमारा, एयर गैप हमारा यहाँ पे कम है। ठीक, बट दूसरा कंसिडरेशन में लेते हैं, सपोज करिए स्टेटर हमारा इस तरीके से है और स्टेटर हमारा सपोज करिए इस तरीके से है और रोटर टीथ हमारी सपोज करिए यहाँ पे आ गई है और अब यहाँ पे हमारा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, एयर गैप की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे एयर गैप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास जो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होगी और उस वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में जो उसका स्ट्रक्चर है रोटर का, टीथ के फॉर्मेशन के कारण कभी कभी क्या होगा, एयर गैप कम होगा जब रोटर का जो टीथ होगा स्टेटर के सामने आ रहा होगा एग्जैक्टली। और कभी कभी ऐसा केस होगा कि जब किसी स्टेप मूवमेंट के कारण रोटर का टीथ स्टेटर का जो पर्टिकुलर पोल है उसके सामने नहीं आ रहा होगा तो एयर गैप बढ़ जा रहा होगा। तो इसका मतलब एयर गैप हमारा फ्लक्चुएटिंग होगा और रोटर बार बार ये कोशिश करेगा मिनिमम एयर गैप को अचीव करने के लिए, और जैसे ही इस पोजीशन में वो आएगा कि वो मिनिमम एयर गैप को अचीव कर रहा है, उसके बाद एक्साइटेशन अचानक चेंज होगा और चीजें इसी तरीके से एनालाइज होती जाएंगी और रोटर का मूवमेंट होगा। अब हो सकता है कि एक फेज एक्टिव हो या फिर दो फेज एक्टिव हो, वो डिपेंड करता है किस तरीके की आप मेथडोलॉजी यूज कर रहे हो जब हम रिलक्टेंस की कंसिडरेशन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स और रिलक्टेंस का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और इसी तरीके से एयर गैप का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में कि अगर हमारा ये एक्टिव है तो एक बार हमारा ए फेस हमारा क्या हुआ, एक्चुएटिंग हुआ, उसके बाद ए फेस को क्या कर दिया गया, डीएक्टिव कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, फिर हमारा बी फेस एक्टिव हो गया, इसी तरीके से फिर ए डैश को एक्टिव कर दिया गया और फिर अगले केस में बी को हमारा क्या कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया, बाकी हमारा जो है ए फेज है वो बेसिकली ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल हमारा क्या है, यही है। इस जो करंट पल्स हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टेटर में क्या हो रहा है कि अलग अलग नॉर्थ पोल एक बार में डेवलप हो रहे हैं, और जब नॉर्थ पोल की शिफ्टिंग हो रही है तो सीधी सी बात है रोटर कोशिश करेगा कि मिनिमम एयर गैप के पाथ को डेवलप करे और उस चीज को मेंटेन करने के लिए रोटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और इसीलिए यहाँ पे जो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है इसमें कि जो टीथ होगा रोटर का उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो अलाइन हो सके वन स्टेटर पोल के कारण, वन स्टेटर पोल के सामने। और जैसे जैसे ये सप्लाई एक्साइटेशन जो करंट पल्स है हमारी उसका एक्साइटेशन चेंज होगा, जो एनर्जाइज जो भी हमारी स्टेटर कॉइल है वो एनर्जाइज्ड पहले थी और उसके बाद वो डी एनर्जाइज हो जा रही है, तो उसी हिसाब से रोटर का एक फिक्स सीक्वेंस होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटर धीरे धीरे रोटेट करेगा और स्टेप एंगल्स के फॉर्म में रोटेट करेगा। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हमारा फंडामेंटल यूज होता है कि जो हमारा रेजोल्यूशन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है उसमें वही करना है कि नंबर ऑफ टीथ रोटर में बढ़ा दिए जाएं या नंबर ऑफ फेजेस बढ़ा दिए जाएं हमारे स्टेटर में, और या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दी जाएं हमारी जो स्टेटर में कॉइल्स जो हमारे फेज है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स हमारी बढ़ा दी जाए। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का बेसिकली अगर हम लोग देखें तो रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा जो स्टेपर मोड वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का है, और इसमें बेसिकली हम लोग हमेशा ये बात ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्शन होता है मोटर रोटेशन का, ये हमेशा याद रखिएगा, पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर
is independent upon the polarity of स्टेटर करंट। जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं था, वो डिपेंड कर रहा था, बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्टेटर करंट की पोलैरिटी का। लास्ट मोटर का जो कंसिडरेशन है वो हाइब्रिड मोटर का कंसिडरेशन है। और हाइब्रिड मोटर में अगर देख लिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और कैसे बनती है हाइब्रिड मोटर। तो आप इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखिए। इसमें बोला गया है कि जो हाइब्रिड मोटर का है कॉन्सेप्ट, इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर दोनों का यूज हुआ है। जो रोटर है इसका एक एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज करिए जो रोटर है यहाँ पे, वो रोटर जो बेसिकली यूज किया गया है वो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का है। और यहाँ पे रोटर क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, और ये परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट का बना है। प्लस इस रोटर में क्या है, टीथ भी है। ठीक, तो मतलब वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि यहाँ पे इसके टीथ भी है। ठीक, ये चीज हो गई। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली फंडामेंटल यही है कि जो स्टेटर की कॉइल्स हैं वो कैसी हैं, वाउंड स्टेटर फेज है हमारे, या वाउंड स्टेटर हमारी जो भी हमारा कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट है। और रोटर का मूवमेंट हमेशा वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि मिनिमम एयर गैप को अचीव करना है, अगर आप मिनिमम एयर गैप अचीव कर ले रहे हैं, रोटर का मूवमेंट अट्रैक्शन फिनोमिनन के कारण, एक्साइटेशन के कारण रोटर का मूवमेंट एज इट इज होगा। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हाइब्रिड मोटर्स का। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर देखा जाए तो कोशिश यही करता है कि रोटर के जो टीथ्स हैं वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि जो प्रिफर्ड लोकेशन एयर गैप में होनी चाहिए, या मिनिमम एयर गैप जहाँ पे होना चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग का मूवमेंट मिल जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे हाइब्रिड मोटर कंस्ट्रक्शन के। और तो फाइनली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे टॉर्क जो ऑब्टेन्ड होता है, जो हाइब्रिड मोटर में टॉर्क ऑब्टेन्ड है, ये हमारा अच्छा मतलब यहाँ पे वैल्यूज की ज्यादा है। ठीक है, तो टॉर्क ऑब्टेन्ड इज हाई, आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हम लोग माइक्रो स्टेपिंग भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप में भी हम लोग इसको, ठीक, माइक्रो स्टेपिंग को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखा जाए तो ये जो स्टेपर मोटर्स हैं ये एक तरीके के डिजिटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ठीक है, तो ऑल स्टेपर मोटर्स को देखा जाए तो ये डिजिटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की तरीके से काम कर सकती हैं। तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिजिटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, तो याद रखिएगा ये हमारी स्टेपर्स मोटर बेसिकली होती हैं। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में मैंने आपको ये बताया था कि जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर्स थी उसमें ये बताया था कि यहाँ का रोटर कैसा होना चाहिए, रोटर परमानेंट मैग्नेट का बना होना चाहिए। और दूसरा ये बताया था कि यहाँ पे कोई टीथ नहीं होना चाहिए, नो टीथ होना चाहिए। और ये भी बताया था कि ये सिलिंड्रिकल इन शेप होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने कंसीडर किया जाए वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, तो यहाँ पे वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में खास बात ये बताई थी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन होता है वो देखा जाए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इंडिपेंडेंट होता है पोलैरिटी के। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखा जाए इस इंडिपेंडेंट ऑन स्टेटर करंट पोलैरिटी के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे हाइब्रिड मोटर के, परमानेंट मैग्नेट के। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, हाफ स्टेपिंग, माइक्रो स्टेपिंग, फुल स्टेपिंग,
इन सब के कॉन्सेप्ट भी हैं स्टेपर मोटर के। अगर आप कभी स्टेपर मोटर को डिटेल में पढ़िएगा तो इन सारी चीजों को भी पढ़िएगा कि हाफ स्टेपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो स्टेपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस समय दो फेज ऑन होते हैं, कब एक फेज ऑन होता है, अगर दो फेज ऑन है तो किस तरीके से हमारे स्टेप एंगल्स डेवलप होते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक था स्टेपर मोटर का इतना ही है। और अगर डिटेल में अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना है स्टेपर मोटर्स में तो आप इसके कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप कर लूंगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर किसी भी तरीके की मशीनरी हो, तो आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेपर मोटर्स, classification of stepper motors, the application of stepper motors, the torque obtained from the stepper motors, and the concept of the construction of what type of rotor would be there, what type of stator would be there, what is the concept of minimum reluctance, what is the concept of minimum air gap, and how flux is varied when we are having different concepts of or different positions of air gap. So that too I told you by the magnetic circuit analogy. So this is all about this particular lecture. So thanks for watching, and if you want to give me a thanks of vote for motivation, you can just like this particular video. So God bless you all and have a good day.